सिनेमा के शुरुआती दिनों पे लोग खुले मैदान में सिनेमा देखते थे। जनरली वीकेंड्स में गाड़ियों में, मतलब ग्राउंड पे जैसे स्टेडियम में लोग बैठे रहते कुर्सी लगा के, वैसे ही ग्राउंड में एक के बाद एक गाड़ियां पार्किंग में लग जाती थी और खुली छत गाड़ियों की छतें, मतलब जैसे खुली छत वाली गाड़ियां होती हैं, या गाड़ी में से बैठ के फिल्में देखते थे। ग्राउंड के कोने पे बड़े पर्दे पे ये प्रोजेक्टर पे फिल्में दिखाई जाती थी। तो इस तरीके से कमर्शियल व्यूइंग फिल्म सिनेमा शुरू हुआ। फिर हॉल वगैरह आने लगे। 1920 के आसपास साउंड सिस्टम भी जुड़ गया। तो दुनिया में सबसे पहला जो स्टैंडर्ड एफपीएस आया वो 24 एफपीएस था। जो टेलीविजन है उसका इतिहास 100 साल पुराना है, लेकिन देखा जाए जो पब्लिक टेलीकास्ट है, पब्लिक टेलीकास्ट का मतलब एक शहर, एक देश के या एक राज्य के लोग एक साथ टीवी देख रहे हैं। हालांकि साइंटिस्ट के पास जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से जुड़े साइंटिस्ट इंजीनियर थे, उनके पास टेलीविजन कैथोड रे ट्यूब के तौर पे शुरू से ही था। टीवी 100 साल पुराना है, लेकिन टीवी टावर लगा के पब्लिक टेलीकास्ट करना वो 1954 से शुरू हुआ है। तो पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑफिशियली अमेरिका में 1954 में शुरू हुआ है। 30 एफपीएस की टेलीकास्ट शुरू हुआ था एनटीएससी के नाम पे, नेशनल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम कमेटी करके है एनटीएससी का फुल फॉर्म। और जो 25 एफपीएस वाला पाल जो जर्मनी में 1963 में शुरू हुआ था, उसको फेज अल्टरनेटिंग लाइन बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि 24 एफपीएस के बाद बाकी एफपीएस दुनिया में कैसे आए। तो वर्ल्ड वार 2 1945 में वर्ल्ड वार 2 शुरू होने से पहले ब्रिटिश लोगों ने पब्लिक टेलीकास्ट की तैयारी कर ली थी। जो बीबीसी था, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन होता है सरकारी चैनल, उसी तरह इंग्लैंड का जो सरकारी चैनल है वो बीबीसी। तो बीबीसी वालों ने टीवी पब्लिक टेलीकास्ट के लिए तैयारी कर रखी थी, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस और ये सब वर्ल्ड वार 2 में कूदे, लड़ाई में गए, तो इनका पब्लिक टेलीकास्ट चालू नहीं हुआ। सबसे पहला देश जो पब्लिक टेलीकास्ट चालू करने वाला था वो है अमेरिका। 1954 में उसने 30 एफपीएस के साथ चालू किया। अब ये 30 एफपीएस वाली कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। 30 ही क्यों, 25 क्यों नहीं लिया, 50 क्यों नहीं लिया, 24 क्यों नहीं लिया? एक्चुअली अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह की बिजली दौड़ती है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट बिजली का सामान खरीदने जाओ, डब्बों पे लिखा होता है। ये 50 हर्ट्ज भी लिखा होता है, बट हम देखते नहीं है। एक्चुअली 50 हर्ट्ज वो स्पीड है, हर्ट्ज है एक्चुअली स्पीड, फ्रीक्वेंसी के लिए नापा जाता है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं। तो जो घर में हमारा ट्यूबलाइट बल्ब जलता है वो एक सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है। हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती, लेकिन अगर मैं कैमरे के अंदर शटर स्पीड बढ़ा दूं, 200-250 कर दूं, तो वो फ्लिकरिंग में कैमरे की नज़र से पकड़ सकता हूँ। जैसे आप कह लो कि आप वीडियो बना रहे हो किसी टीवी स्क्रीन की, कंप्यूटर मॉनिटर की, तो आप देखते हो ना बैंड्स नीचे से ऊपर चलते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं, लहरें आती हैं, तो इसी वजह से होती हैं। जिस देश में जैसी बिजली दौड़ती है, वहाँ के टीवी, फ्रिज, एसी, पंखा में वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक का सामान लगा होता है, जैसे कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड्स। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक नियम है वीडियो के लिए कि जिस देश में जैसी बिजली दौड़ेगी उसका आधे पे एफपीएस चलाना पड़ेगा। तो इसका मतलब अमेरिका में जो बिजली दौड़ती है वो 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज है। 60 हर्ट्ज होने की वजह से 30 एफपीएस आया। तो उसी तरीके से जर्मनी में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है, इंडिया की तरह ही बिजली है। तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होने की वजह से जर्मनी वाले कैमरों में 25 एफपीएस लेना पड़ा। तो मतलब किसी कंट्री में नॉर्मल वीडियो की एफपीएस क्या होगी, ये वहाँ की बिजली तय करेगी, बिजली की फ्रीक्वेंसी तय करेगी। और सबसे बढ़िया बात ये है, दुनिया में अगर मैं मान लूँ लगभग 220 देश हैं, 220 में से केवल 13 कंट्रीज ऐसी हैं जो 30 एफपीएस पे वीडियो बनाती है एज ए नॉर्मल एनटीएससी वाली। तो अगर 220 में से इन 13 लोगों को छोड़ दें तो पूरा वर्ल्ड पाल सिस्टम, जो कि इंडिया में भी कॉमन है, सेम है, 25 एफपीएस की वीडियो बनाता है। क्योंकि इंडिया में 220 वोल्ट है, 50 हर्ज है, तो 50 हर्ज होने की वजह से यहाँ पे सारे बिजली के सामान में 50 हर्ज वाले डिवाइसेस लगी हुई हैं, और वीडियो के लिए 25 एफपीएस का नियम लग जाता है। और इसका मतलब इंडिया में शूट करी गई वीडियो वर्ल्ड ओवर
या उन देशों के टीवी पे बिना कन्वर्जन के चल जाएगी। और केवल 13 देश ऐसे हैं जिनके लिए हमारी वीडियो, इंडिया की वीडियो को कन्वर्ट करना पड़ेगा। पुराने जमाने में कन्वर्ट करना भी पड़ता था, वीसीआर होते थे, पाल टू एनटीएससी वीसीआर कन्वर्जन, या डिवाइसेस होती थी जब वीएचएस टेप्स आती थी। बट आज के दौर में टीवी इतना एडवांस है कि कुछ भी डालो सब चला देता है, सारे कन्वर्जन कर देता है। तो अलग से कोई डिवाइस लगा के कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। मतलब अगर मैं अमेरिका से कोई टीवी खरीद के लाऊं, 30 FPS की कंट्री से टीवी खरीद के लाऊं, तो वो इंडिया में आके मेरा कंटेंट चलाएगा। या यहाँ से मैं कोई पेन ड्राइव पे वीडियो खींच के ले जाऊं, वहाँ का टीवी उसे इजीली चलाएगा। अब इतना एडवांस हो गए। पुराने ज़माने में बिजली के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स इतने एडवांस नहीं होते थे। अब ये ट्रांजिस्टर और कंप्यूटर का दौर है, कुछ भी पॉसिबल है। तो इसी तरीके से सबसे पहले दुनिया में एकेडमी की वजह से, फिल्मों में ऑडियो आने की वजह से 24 FPS दुनिया में आया। उसके बाद 1954 में अमेरिका में एनटीएससी वीडियो टीवी टेलीकास्ट चालू हुआ, तो 30 FPS वाले कैमरे वहाँ चलते हैं। और आज ज़्यादातर आज की डेट में जो कैमरा कंपनी बेचती है वो यूनिवर्सल होते हैं। कुछ भी कैमरा कहीं से भी खरीद लो, वो 25 भी शूट कर देता है, 30 भी कर देता है, 24 भी कर देता है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आपके कैमरे के अंदर ये सारे 5 ऑप्शन होने चाहिए। तो इस तरीके से अब हमारे पास 24 FPS आ गया, अमेरिका की वजह से 30 FPS आ गया। और अमेरिका जैसा ही 30 FPS वाला सिस्टम सिर्फ 13 देशों में चलता है, और हमारा पड़ोसी बर्मा वो एनटीएससी पे 30 FPS। तो 220 देशों में से 13 को छोड़ दे तो ऑल ओवर वर्ल्ड, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज, ये सारे पाल सिस्टम है, फेज अल्टरनेटिंग लाइंस, PAL पाल सिस्टम 25 FPS बोलते हैं। उसी तरह एनटीएससी जो हो गया, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम कमेटी करके है, जो अमेरिका में है, या ATSC होता है, अमेरिकन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम कमेटी। तो ये विकीपीडिया में सारी इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म है, वहाँ पे ईयर्स भी लिखे हैं, कब आया, कब हटा, कब गया। तो इस तरीके से तो अब आप हमारे पास 3 FPS आ गए, 24, 30, 25। लेकिन पुराने ज़माने में जब कैमरास बनते थे तो कैमरा के अंदर लगने वाला प्रोसेसर, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर DAC हो, तो वो इतने एडवांस नहीं थे। तो उस ज़माने में 24 FPS की वीडियो, 30 FPS की वीडियो, 25 FPS की वीडियो कैमरा रिकॉर्ड कर पा रहा है, यही बहुत बड़ी बात होती थी। तो धीरे धीरे जैसे एडवांस चीज़ें आगे बढ़ने लगी, तो कैमरे का प्रोसेसर फास्ट होने लगा, तो कैमरास 24 का डबल 48 FPS भी शूट करने लगे, 50 FPS भी शूट करने लगे, और 60 FPS। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में सबसे पहले जो FPS आए हैं वो हैं 24 और 30 अमेरिका की वजह से 1954 में। उसके बाद 1963 में जर्मनी में पाल सिस्टम आया, जो कि 25 FPS का था, क्योंकि वहाँ कंट्री में जो बिजली थी वो हमारी तरह ही थी, 220-50 हर्ट्ज वाली। तो इस तरीके से जब कैमरे का सेंसर, प्रोसेसर एनालॉग ही होता था, पुराने टाइम में CCD सेंसर होते थे और एनालॉग सिस्टम होता था, VHS टेप, बीटा कैम, बीटा SP, डिजीबीटा, ऐसी बड़ी बड़ी टेप्स होती थी, डिजिटल टेप्स, उन पे रिकॉर्डिंग होती थी। तो उस समय जब कैमरों का प्रोसेसर फास्ट हुआ तो 24 का ज़्यादा FPS वाला वर्जन 48 बन गया, 30 का ज़्यादा FPS वाला वर्जन 60 FPS बन गया, 25 का ज़्यादा FPS वाला 50 बन गया। लेकिन पुराने ज़माने में कैमरों के यूज़र मैनुअल या कभी विकीपीडिया पे आप देखोगे कुछ खास तरीके के FPS भी होते थे। इसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि ये 23.97 या 24.97 या 29.97 ये कहाँ की चीज़ आ गई। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 24 FPS फिल्म की वजह से आ गया, वो आज भी स्टैंडर्ड है, फिल्म 24 FPS पे ही शूट होती है। घर के टीवी, घर के वीडियो के लिए 25 और 30 की कहानी है, वो कंट्री स्पेसिफिक है। पूरी दुनिया में फिल्म 24 पे बनेगी, कंट्री स्पेसिफिक 25 और 30 का चक्कर बनेगा। और कैमरा अगर एडवांस है, ज़्यादा FPS शूट कर रहा है, तो इनके डबल वर्जन भी हो जाएंगे, 24 का 48, 25 का 50 और 30 का 60। लेकिन एक टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट की जो सेटिंग्स हैं उसके हिसाब से एक कहानी है, वहाँ पे FPS पूरे नंबर में नहीं होता, मतलब 2 के या 5 के पहाड़े के हिसाब से नहीं होता, वो पॉइंट में होता है। पॉइंट की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। शुरू में टीवी जब चालू हुआ था 1954 में, 30 FPS वाला अमेरिका में, ब्लैक एंड वाइट टीवीज होते थे सारे, तो ब्लैक एंड वाइट का हुआ। उसी तरह 1980 के दौर पे आते आते टीवी कलर हो गया, कलर टीवी आ गया जब ओलंपिक्स आया था 80 के दशक में। तो उस वक्त टीवी कलर होने की वजह से तब एक चीज़ देखी गई कि एक ही स्पोर्ट्स इवेंट में ब्लैक एंड वाइट कैमरा भी लगा हुआ है और कलर कैमरा भी लगा हुआ है।
दोनों कैमरों की फीड टीवी टावर से टेलीकास्ट करी जा रही है। तो उस समय एक चीज देखी गई कि जब आप ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे का सिग्नल और कलर कैमरे का सिग्नल दोनों को सेम समय पर सेम टाइमिंग जेन लॉक के साथ टीवी टावर से भेज रहे हो, तो दोनों सिग्नल आपस में क्लैश कर रहे हैं, नॉइस आ रहे हैं। जैसे यहाँ कोने पे एक इमेज मैंने लगा रखी है, इसमें आप देखो घोस्टिंग हो रही है, नॉइस जनरेट हो रहा है। तो ये इस वजह से होने लगा कि जब आप, क्योंकि हर किसी के पास तो उस समय एकदम से सबके पास ब्लैक एंड व्हाइट कलर टीवी नहीं खरीदे, कलर टीवी नहीं है, किसी के पास ब्लैक एंड व्हाइट था, किसी के पास कलर था। अब जो ब्लैक एंड व्हाइट पे देख रहा है उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल भेजा जा रहा है, जिसके पास कलर है उसके पास कलर। लेकिन दिक्कत एक अजीब सी ये आई कि दोनों सिग्नल सेम टाइम पे सेम समय पे भेजने की वजह से घोस्टिंग आने लगी। तो उस जमाने में इसका एक वे अराउंड जुगाड़ ये निकाला गया, हल तो नहीं निकला, जुगाड़ निकला कि जो ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल है वो तो सेम टाइम पे जाएगा जैसे पहले जा रहा था, लेकिन कलर सिग्नल को जानबूझ के 0.01% लेट भेजेंगे। तो लेट भेजने की वजह से, जैसे मान लो 30 एफपीएस की ब्लैक एंड व्हाइट टेलीकास्ट जा रहा है, तो 30 एफपीएस ब्लैक एंड व्हाइट टेलीकास्ट जा रहा है, तो 30 एफपीएस कलर वाला ठीक इतने ड्यूरेशन बाद, इतने समय बाद 0.01% टाइमिंग के बाद भेजा जाता था। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना कि घोस्टिंग नॉइस आ रही है, मतलब एक चींटियां सी दौड़ती हुई सी लगती थी, ये बड़ा अजीब सा लगता था। तो इसका मतलब ये है कि 24 का अगर मैं 0.01% माइनस कर दूं तो ये आएगा 23.97, या हम ये भी कह सकते हैं कि 24 का अगर 99.9% निकालूं तो ये है। सेम उसी तरीके से 30 एफपीएस वाला ब्लैक एंड व्हाइट टेलीकास्ट कलर टेलीकास्ट से क्लैश ना करे, तो 30 वाले को पॉइंट कुछ परसेंट 99.9% निकाल लो या 0.01% माइनस कर दो तो ये आता है। तो एक्चुअली टेलीकास्ट में जो हम कई बार उस जमाने के जो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमराज होते थे उनके अंदर भी ये सेटिंग होती है, और उस जमाने के जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते थे जैसे फाइनल कट एक्सप्रेस या फाइनल कट 4 के टाइम की बात कर रहा हूँ, ये करीबन उस जमाने में कोई 2001-2 के आसपास की। तो उस जमाने के जो वीडियो एडिटिंग एविड वगैरह एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते थे उनमें एक्चुअली ये वाले एफपीएस भी होते थे। लेकिन आजकल जैसे नए एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एडिट करते वक्त आपको प्रोजेक्ट की सेटिंग में ये वाले ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ये गया। अब वही नॉर्मल वाले 2 और 5 के पहाड़े वाले एफपीएस ही चल रहे हैं। कि पुराने ज़माने में जब ब्लैक एंड वाइट से दुनिया कलर पे शिफ्ट हो रही थी तब एक दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से ये उस दौर रहा है इनका, लेकिन आज की डेट में नहीं होता। उस जमाने में ऐसा एक जुगाड़ बैठा के काम किया गया था कि जितने नॉर्मल एफपीएस थे 24, 30, 25, 50 और 60, इन सबके 0.1% कम, मतलब लेट भेजेंगे सिग्नल को वाले ऑप्शन थे, और जिसकी वजह से ये पॉइंट के नंबर आए। एक्चुअली होता ये था, कैमरा चलता 24, 30, 25, 50, 60 पे ही था, लेकिन टेलीकास्ट के दौरान जेल लॉक के अंदर ये टाइमिंग भर दी जाती थी कितना डिले जाएगा। या कैमरे के अंदर भी जैसे बाद में टेप वाले मिनी डीवी वगैरह पीडी, मतलब कुछ उस जमाने के पैनासोनिक के कैमरास वगैरह में भी ये ऑप्शन होते थे। मिनी डीवी के टाइम तक ये चला है, मतलब VHS में भी होता था, हाई 8, डिजिटल 8, मिनी डीवी। जैसे ही मेमोरी कार्ड वाले कैमरे आने लगे ये वाली कहानी खत्म हो गई, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उस समय तक सैटेलाइट टेलीकास्ट और ये सब भी चालू हो गए। तो जैसे जैसे ज़माना बदला, दौर बदला, कई बार हमने चीज़ों का हल निकाला, चीज़ों को बेहतर करा, 24 से 48 FPS कर लिया, 25 का 50 कर लिया, लेकिन कई बार चीज़ें हल नहीं हुई तो उसका वे अराउंड जुगाड़ निकाला गया। तो दुनिया में एक्चुअली देखा जाए तो 5 ही मेन FPS हैं, 24, 25, 30, 50 और 60। ये हर कैमरे में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर हम जा रहे हैं थोड़ा सा स्मूथनेस के काम आ जाएगा, और ज़्यादा जा रहे हैं तो स्लो मोशन के काम आएगा। तो उसी तरीके से फैंटम एक कंपनी है जो स्लो मोशन कैमरा बनाने में माहिर है, और उसके बाद बहुत ऐसे बेहतरीन कैमरे हैं जो 1 लाख FPS तक जाते हैं, और साइंटिस्ट जो रिसर्च कैमरा है वो 1 बिलियन FPS तक जाता है। मतलब दुनिया में सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाली चीज़ है रोशनी, लाइट से तेज दुनिया में कुछ नहीं चलती, बिजली सबसे फास्ट है। तो उस सबसे फास्टेस्ट चीज़ का भी स्लो मोशन बना रखा है, मतलब लाइट का पार्टिकल जो कि फोटोन होता है उसकी भी स्लो मोशन बना रखी है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मतलब अगर हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री का पता हो तो अभी मार्केट में या दुनिया में क्या चल रहा है चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। हालांकि अब तो बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं, यूट्यूब है, कहीं से भी देख लो, विकीपीडिया है, वरना ये सारी जानकारी इकट्ठा करने में किसी ज़माने में वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की
जो यूजर मैनुअल होती थी 2-2000 के पन्ने, उसके इंडेक्स में ये बातें लिखी होती थी। पाल का सिस्टम कैसे आया, एनटीएससी कैसे आया, कब शुरू हुआ, या पॉइंट के नंबर कहाँ से आए। तो कुछ एक हैं मेरे जैसे पुराने जिन्होंने किताबों से शुरुआत करी थी। हालांकि हम 1980-85 में छोटे ही थे, उस ज़माने के कैमरे नहीं देखे, बट उनके बारे में जब हम किताबों में पढ़ते थे तो समझ में आता था ये कैमरे एक्चुअली काम कैसे कर रहे हैं। बट आज की डेट में यूट्यूब पे ये सब चीज़ें नहीं मिलती। यूट्यूब पे जनरली लेटेस्ट कैमरा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में मिलता है, लेकिन ये लेटेस्ट आज अभी जो चल रहा है, यूज़ कर रहे हैं, ये आया कैसे, क्या दिक्कत थी जिसका हल निकालने के लिए ये चीज़ आई। तो अगर डिटेल में कुछ चीज़ें पता है, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ काम आएगी, कैमरे की सही सेटिंग समझने में, वीडियो एडिटिंग के दौरान सही सेटिंग वाली प्रोजेक्ट फाइल बनाने में। तो अगर जानकारी है और जानकारी क्लियर है तो गलतियाँ कम होंगी। कम गलती होगी तो काम कम फंसेगा। वीडियो एडिटिंग में अंडू नहीं होता, पूरा काम मतलब दोबारा से शुरू करना पड़ता है अगर मतलब ख़राब हुआ। मतलब एक बिल्डिंग बनाने जैसा है वीडियो एडिटिंग का काम। पहला फ्लोर बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा, 5वें फ्लोर पहुंच गए, पता लगा पहले फ्लोर में ही कुछ गड़बड़ है प्लान में। अब पहला फ्लोर अंडो तो नहीं कर सकते, तो इसलिए पहला फ्लोर बनाने से पहले ही गलतियां कम करो कि 5वें फ्लोर तक सक्सेसफुली पहुँचें। तो कुछ एक्स्ट्रा बातें, ज़रूरी बातें सीखने में कोई हर्ज नहीं है। तो अगली वीडियो में और जानकारी शेयर करेंगे। क्या एक छोटा सा ऑप्शन है, देख ही लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि फिल्में आज भी 24 FPS पे शूट होती हैं, और उसमें 2 एक्सेप्शन है। पूरे सिनेमा के इतिहास में जब से 1920 से साउंड आया है, 1920 के दशक से साउंड आया है, और एकेडमी ने 24 FPS वीडियो फिल्म शूट करने को बोला है, तब से हम सिनेमा की हिस्ट्री को गिनते हैं। और आज तक 100 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 2 फिल्में ऐसी हैं जो 24 FPS पे शूट नहीं है। हॉबिट 48 FPS पे शूट हुई है, मतलब आज तक सारी फिल्में 24 पे शूट होती हैं। हॉबिट एक ऐसी फिल्म है जो 48 पे शूट हुई है। और जेमिनी मैन, विल स्मिथ की जो जेमिनी मैन है, ये एक जापानीज डायरेक्टर ने शूट करी है, और ये 120 FPS पे शूट हुई है। पूरे सिनेमा के 100 साल में इतिहास में सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं, ये फिल्म, जो 24 FPS के अलावा 48 और 120 पे शूट हुई है। और यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 100 साल से हॉल पे फिल्में देख देख के अंधेरे में 24 FPS वाला जो मज़ा है, स्वाद है, वो दिमाग पे ऐसा बैठा हुआ है कि 48 की वीडियो देखने के बाद 48 का मज़ा बेकार लग रहा है। जैसे मैंने बोला था, ज़्यादा FPS पे वीडियो स्मूथ दिखेगी। लोगों को अंधेरे में वो फ्लिकर वाली फिल्म देखने की आदत बन चुकी है, दिमाग में वो एक्सपीरियंस छप चुका है। तो अब 48 और 120 देखने पे उन्हें लगता नहीं पहले वाली ज़्यादा बढ़िया थी। तो ये एक एक्सपीरियंस है। तो दोनों ही फिल्में उतनी बढ़िया नहीं चली, बट लोगों को जनरली 24 FPS हॉल के अंधेरे में 2.6 गामा रेंडर पे देखने का, मतलब कितने अंधेरे पे कौन सी फिल्म चलेगी उस पर भी एडिटिंग में सेटिंग्स होती हैं, ये आगे चल के पढ़ेंगे। तो हॉल में जो अंधेरा है उसको 2.6 नापा जाता है। बंद कमरे के अंधेरे को जो होम थिएटर वाला सिस्टम होता है वो 2.4 होता है। ऑफिस या नॉर्मल खिड़की दरवाजे से रोशनी आ रही दिन पे वो 2.2 होता है। तो ये समझेंगे, मतलब जब आप एडिटिंग के बाद वीडियो रेंडर करोगे कितने गामा पे रेंडर होगी, इसको भी बड़े पर्दे के लिए तो सोचना पड़ता है। हम टीवी एड्स, शादी ब्याह, इवेंट की वीडियो के लिए इतना दिमाग नहीं लगाते, बट DI के प्रोसेस में, डिजिटल इंटरमीडिएट में, जब कलर ग्रेडिंग वगैरह होती है, उसके बाद जब फाइनल रेंडर होता है, तो हमें ये भी सोचना पड़ता है कि ये किस मीडियम पे देखा जाएगा, प्रोजेक्ट होगा। जैसे थोड़ी देर पहले फैंटम कैमरे की बात चल रही थी। एक्चुअली एक कंपनी है जिसका नाम है विजन रिसर्च। फैंटम कैमरे की सीरीज़ है, उसमें कई सारे मॉडल आते हैं, जिसमें से एक मॉडल जैसे मैं यहाँ एक लिया है V2512 2512। सो ये 25,000 FPS रिकॉर्ड करता है, लेकिन वीडियो का रेजोल्यूशन देखो 256x32 पिक्सल। तो कैमरे में जो बहुत हाई स्पीड VFR या स्लो मोशन रिकॉर्डिंग होती है वो एक्चुअली बफर सिस्टम होता है। जैसे कुछ मोबाइल फ़ोन में 960 FPS का स्लो मोशन आता है, लेकिन आप स्लो मोशन कभी भी नहीं बना सकते। आपने बटन दबाया, थोड़ी देर के लिए नॉर्मल स्लो मोशन रिकॉर्ड होगी, फिर एकदम से 960 FPS का बर्स्ट मोड आएगा, फिर नॉर्मल स्लो मोशन आएगी। तो अगर आप जो मोमेंट स्लो मोशन में कैप्चर करना चाहते हो वो 960 FPS बर्स्ट मोड के दौरान आया तो वीडियो 960 FPS पे आ जाएगी। अगर चूक गए, मतलब ऐसे कैमरे से स्लो मोशन बनाना निशाना साधने जैसा होता है
कि मूवमेंट को ठीक उसी टाइम पे ये बर्स्ट मोड चालू होना चाहिए हमारा, ऐसे साधना पड़ता है। मिस कर गए, रिट्राई करो। तो 25,000 FPS, 50,000, 1 लाख वाले भी कैमरे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि कैमरे का बफर जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो अगर आप FPS बढ़ाओगे तो तराजू की तरह दूसरी तरफ आपका रेजोल्यूशन कम हो जाएगा, रेजोल्यूशन बढ़ाओगे तो FPS कम हो जाएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे ये भी है कि इस कंपनी के पास एक ऐसा मॉडल भी है जो 4K का रेजोल्यूशन 1000 FPS पे कर सकता है, ऐसा दूसरा मॉडल नहीं है। तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट सिनेमा में केवल बहुत हाई स्पीड स्लो मोशन है या किसी रिसर्च पर्पस के लिए किसी चीज़ का स्लो मोशन बनाना है, जैसे गाड़ियों का जब टक्कर करवाते हैं सेफ्टी के लिए, तो उसमें जो पुतले वगैरह होते हैं उनकी स्लो मोशन वगैरह के लिए तब ये बहुत हाई स्पीड कैमरा यूज़ करे जाते हैं। सेफ्टी सर्टिफिकेशन पास कराने के लिए जब गाड़ियों की टक्कर कराई जाती है या गाड़ी डेवलपमेंट में होती है टेस्टिंग के दौरान कि इसमें कितनी सेफ्टी है क्या है, तो उस वक्त ऐसे स्लो मोशन कैमरे यूज़ करे जाते हैं। या स्पेस शटल जब लॉन्च होता है कि क्या टूट के उसमें से गिरा या क्या गड़बड़ी हुई, ये सब रीज़न बाद में खोजने के लिए उस वक्त ऐसे स्लो मोशन हाई स्पीड कैमरे यूज़ करे जाते हैं। बट रेजोल्यूशन घट गया। दूसरा, बर्स्ट मोड भी मेरा कुछ सेकंड्स के लिए चलेगा, मतलब ये नहीं कि 25,000 FPS कैमरा जब बटन दबाऊंगा लास्ट तक 25,000 पे ही रहेगा, नहीं। कैमरा नॉर्मल FPS से शुरू करेगा, फिर FPS बढ़ाएगा, फिर बीच में एक बार थोड़ी देर के लिए 25,000 पे जाएगा, फिर वापसी गिरने लग जाएगा। जैसे बॉल फेंकते ना हवा में, ऊपर गई फिर नीचे आई, तो सेम उसी तरीके से छोटे FPS से शुरू करेगा, 25,000 तक जाएगा, फिर वापसी नीचे आ जाएगा। तो आपका मोमेंट वो जो पीक है 25,000 का बर्स्ट मोड, उस समय सामने होना चाहिए कैमरे के। तो इस तरह का एक निशाना लगाने जैसी चीज़ होती है। और यहाँ पे अगर कंज्यूमर लेवल के कुछ कैमरास की बात करी जाए, ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, बट मार्केट में अभी रिसेंट डेवलपमेंट जो है 80 मेगापिक्सल का S35 एस्पेक्ट रेशो में कैमरा है जो 12K 60p रॉ शूट करता है, मतलब 12K रेजोल्यूशन। जैसे फुल HD होता है 2K, 4K, 8K, ये 12K 60 FPS रॉ। हालांकि दुनिया में 12K वाला मॉनिटर नहीं है इस फुटेज को देखने के लिए, देखोगे आप वही छोटी स्क्रीन पे ही। मतलब अभी तक कंपनीज LG, सैमसंग, XYZ ब्रांड 8K तक के टीवी बना रही है, बट 12K का टीवी नहीं आया मार्केट में। तो सेम उसी तरीके से कंज्यूमर लेवल पे 45 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम 36x24 का सेंसर है जो 8K 30p रॉ खींच रहा है। हालांकि 20 मिनट तक ही खींचता है, रुक जाता है गर्म हो गया। तो सेम उसी तरीके से 12 मेगापिक्सल का फुल फ्रेम कैमरा है जो 4K 120 FPS 4:10 बिट दे रहा है। तो मतलब ये बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन है इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, FPS या रॉ। अब 444 12 बिट रॉ शूट कर रहा हूँ 12K 60 भी बहुत बड़ी बात है, कोई दूसरा मॉडल नहीं है। हालांकि इतने बड़े स्पेसिफिकेशन हर किसी को ज़रूरत नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी कभी किसी को ज़रूरत पड़े तो उसके लिए मार्केट में एक सामान है कि वो कर सकता है। अगर कंज्यूमर लेवल में देखा जाए तो 4K अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। मोबाइल फ़ोन में 4K की स्क्रीन हो जाती है, लैपटॉप में भी 4K आते हैं स्क्रीन्स। तो 4K अभी लोग फुल HD से 4K में आ रहे हैं। 6K 8K हॉल वाली बात है, 12K ओवरकिल हो जाता है। तो ये सब डेवलपमेंट है FPS के बारे में कि FPS जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे एक मॉडल जो 80 मेगापिक्सल S35 वाला सेंसर है 4K में 220 FPS दे रहा है। ये भी एक बहुत हाई स्पीड है 4K में, मतलब कंज्यूमर लेवल पे, फैंटम से कंपेयर नहीं कर रहा, बट एक आम कंज्यूमर जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करता है वो मार्केट में जाके ऐसे कैमरे खरीद सकता है। मतलब अब ये जो चीज़ें पहले साइंटिस्ट या रिसर्च करने वालों के पास होती थी या बहुत हाई लेवल के कैमरे होते थे, वो कॉन्फ़िगरेशन वाले भी अब आम जनता के लिए अवेलेबल हैं। तो फैंटम हर दुकान पे नहीं बिकता, उसके लिए US ही जाना पड़ता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल या कंज्यूमर लेवल के जो ब्रांड्स हैं वो भी अब ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, या प्रोज्यूमर ब्रांड्स जो हैं वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। चीज़ें सस्ती भी हो रही हैं, फिर दौर बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है,